जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वैसे व्यक्तियों को ही निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो आप लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है, यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, तो उसे ही कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि इस दोष का निवारण हेतु अपसारी लेंस या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए, यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए, तभी यह ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वैसे व्यक्तियों को ही दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो हम लोग पहले भी देखे थे कि निकट दृष्टि में क्या होता था कि उसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती थी किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती थी। तो उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में भी यही होगा कि इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी किंतु निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो उसे ही कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। उसके बाद लिखेंगे कि इसका निवारण हेतु अभिसारी लेंस या फिर अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। यदि आपसे प्रश्न में पूछता कि लेंस, तो इसमें अभिसारी लेंस हो जाएगा, और दर्पण पूछेगा तो वह होगा अवतल दर्पण। हमने आपको इसलिए ये बताया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें वह वीवीआई क्वेश्चन होता है, ये जो कि हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए हमने इसे आपको अच्छे से समझा दिया है। अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अनंत पर स्थित या फिर 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, तो ऐसी कमी को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को या तो दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिख रही हो या फिर निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिख रही हो, तो वही कहलाता है दृष्टि दोष। लिखेंगे कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका निवारण देखेंगे। तो पहला, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए अवतल दर्पण या फिर अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं, और यदि दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें अवतल दर्पण या फिर अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, तो इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रश्न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा इसे समझाइए। सबसे पहले हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में लिखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। इसके बाद इसके आगे का लिखेंगे कि उदाहरण द्वारा हमें समझाना था, तो लिखेंगे कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली ही प्रकाश की किरणें इन परतों को अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक पहुंचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यही हो जाएगा इसका उदाहरण। 5 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है? तो सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह अलग अलग भागों में बट जाता है, तो उसी को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
उसके बाद प्रयोग करके बताना है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों में बटा होता है, हमें यह बताना है। तो इसके लिए लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यानी कि मिला हुआ है। इसको दिखाने के लिए एक प्रिज्म लेते हैं और उसको सूर्य की ओर इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी ओर पटल पर किरणें विक्षेपित होकर पड़े। पर्दे पर 7 रंग की पट्टी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य 7 रंगों का मिश्रण है। यह रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नीला, नारंगी, लाल है, यानी कि ये सभी इसके 7 रंग हैं। तो हम लोग प्रयोग के लिए क्या करेंगे कि सूर्य के सामने एक प्रिज्म रखेंगे और दूसरी ओर एक पर्दा को लटका देंगे। तो जैसे ही सूर्य की किरणें उस प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो प्रकाश के जो रंग होंगे वे पर्दे पर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से पर्दे पर जो रंग होंगे वे 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग उसे प्राप्त करके देख सकते हैं कि सूर्य का जो रंग है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा और वह भी अलग अलग रंगों में। और ये रहे उस रंगों के नाम। तो पहला होगा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों यानी कि रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो यदि हम लोग उन 7 रंगों को मिला दें तो क्या फिर से वे सभी एक रंग में विभक्त हो जाएंगे, हमें यह बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश की एक प्रिज्म जब एक प्रिज्म PO1 पर पड़ती है तो वह विभिन्न वर्णों में बट जाती है। यानी कि प्रकाश की किरण जब एक प्रिज्म पर पड़ेगा तो वह क्या होगा कि 7 रंगों में बट जाएगा और प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कि वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब यदि प्रिज्म PO1 के ही पदार्थ से बने और उसी अपवर्तक कोण के दूसरे प्रिज्म P2 के पहले प्रिज्म PO1 के उस पार्श्व के समांतर इस प्रकार रखा जाए कि दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण पहले प्रिज्म के अपवर्तक कोण के विपरीत हो, तो पर्दे पर स्पेक्ट्रम के स्थान पर श्वेत धब्बा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रयोग करना था वह लिख दिया गया है, आप लोग इसे लिख लेंगे जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। तो साथ ही आप लोग यह चित्र भी बना लेंगे। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।